हेलो एवरीवन। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग थ्योरीज जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का वर्कशॉप है उसमें आप सभी का स्वागत है। और आज के वीडियो में जो बहुत ही अहम टॉपिक हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ट्रेंड देखा गया है कि यूजीसी नेट में थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है जो कि एग्जामिनर्स को हमेशा ही पसंद आता आया है आपके लिए एमसीक्यूज बनाने में। तो आपके लिए ये एक कहा जा सकता है कि आपके मार्क्स पक्के वाला टॉपिक है जिसमें आप बड़े आसानी से मार्क्स गेन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर वीडियो के जरिए मैं आपके लिए इतनी सटीक, प्रिसाइज और डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन लेके आई हूं जिसे पढ़ के आप आसानी से थियरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से जुड़ा हुआ कोई भी एमसीक्यू क्रैक कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसका जो सोर्स है, जो डोमेन है, वो है आपका इंटरनेशनल बिजनेस का यूनिट, जिसके अंदर आपका थ्योरीज वाला जो पार्ट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दो भागों में विभाजित है। सबसे पहली है आपकी क्लासिकल या फिर कंट्री बेस्ड थियरीज। कंट्री बेस्ड थियरीज के अंदर जो थ्योरीज आती हैं वो है मर्केंटिलिज्म, एब्सोल्यूट एडवांटेज, कंपैरेटिव एडवांटेज और हेक्सचर-ओहलिन की थियरी। फिर मॉडर्न फॉर्म बेस्ड थियरीज जो आपकी हैं उसके अंदर कंट्री सिमिलैरिटी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थियरी, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी एंड पोर्टर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज थियरी सम्मिलित हैं। सबसे पहले तो आपको इन सारी थ्योरीज का नाम एज वेल एज इनका क्लासिफिकेशन आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं रहेगा कि कौन सी थियरी किस हेड को बिलोंग करती है आप उस फेज में आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्विकली सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्लासिकल थ्योरीज पर। थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म या फिर व्यापारीवाद की जो थ्योरी है ये 16 टू 19 सेंचुरी में प्रिवेल करती थी। साथ ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि इसमें जो कोर एस्पेक्ट कवर किया जाता था, जो कि आपके एमसीक्यूज में सबसे ज्यादा डायरेक्ट पूछा जाता है, वो है कि ये वेल्थ ऑफ नेशन पर आधारित थी। और ये बोलते थे कि इन टर्म्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर आपका वेल्थ कितना है उस पर ये सारा का सारा कार्य निर्भर करेगा। दूसरा इनका एक अहम मुद्दा था कि कैसे एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए, निर्यातों को बढ़ाया जाए और आयातों को कंट्रोल किया जाए या फिर मिनिमम किया जाए। ये इस थ्योरी की आइडियोलॉजी रही है। फिर उसके बाद इन्होंने ट्रेड सरप्लस की भी बात की है और अपनी जो नेशन की वेल्थ है उसे कैसे इकट्ठा किया जाए, उसे कैसे बढ़ाया जाए, उस पर भी इस थ्योरी ने बहुत सारा योगदान दिया है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे एज वेल एज कंपटीशन एग्जाम, यूजीसी नेट और उसके अलावा कई सारे एग्जाम्स में जो बहुत प्रोमिनेंटली पूछी जाती है वो है एडम स्मिथ की थ्योरी, जो कि है एब्सोल्यूट एडवांटेज या फिर निरपेक्ष लाभ की का सिद्धांत। और इसके अनुरूप आपको जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो दो देश हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं तो वहां पर क्या है, एडवांटेज उठाया जाएगा उस कंट्री के पास जो वेल्थ है उसका, है ना। जो कंट्री जिस वेल्थ में रिच है, जिसके पास जो वेल्थ बहुत ज्यादा है, उसी पर ही वो कंट्री एडवांटेज ओन करेगी या उसी का वो सबसे अधिक फायदा उठाएगी। यहाँ पर क्या किया गया है, अंतरराष्ट्रीय लाभ उठाने की कोशिश की गई है और जो हमारे पास में रिसोर्सेज हैं, जो संसाधन है, उन्हीं संसाधनों को और भी ज्यादा बढ़ाने पर प्रयास इस थ्योरी के द्वारा एडम स्मिथ ने दिखाया है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि किस देश के पास कितना सोना है, चांदी है, उसके पास उसके लोगों के स्तर के अनुसार, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के अनुसार ये चीज डिसाइड की जाएगी कि वो कंट्री कितनी ज्यादा वेल्थ ओरिएंटेड है, बजाय इसके कि हम क्लियरली बोले कि कितना गोल्ड और सिल्वर किस कंट्री के पास मौजूद है उसको आइडेंटिफाई करना और उसी को आधार बनाना। ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बोला है। इन्होंने कहा है कि किसी भी देश का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो ही डिसाइड करेगा कि वो कंट्री कितनी ज्यादा वेल्थी है या फिर कितनी ज्यादा रिच है। तीसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी वापस से जिस पर बहुत सारे एमसीक्यूज की बात की जाती है और एग्जाम में हम इसे देखते रहते हैं वो है कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। इसका ओरिजिन डेविड रिकार्डो के द्वारा किया गया है। आपको थ्योरी का नाम ध्यान रखना है एज वेल एज आपको वो पर्टिकुलर थ्योरी किसके द्वारा दी गई या उनको देने वाले कौन थे वो नाम भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहना चाहिए, क्योंकि मैंने जितना देखा है इस तरीके के क्वेश्चन एमसीक्यूज में मैच द फॉलोइंग की हेडिंग में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं।
अब यहाँ पर क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी में ये बोल रहे हैं कि एक कंट्री में किसी भी चीज को बनाने का जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ही इस थ्योरी का सबसे मूल डिसाइडिंग फैक्टर है। यानी कि जब भी आपके पास में प्रश्न में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किस थ्योरी में सबसे ऊपर रखा जाता है या लिया जाता है, ऐसा कुछ भी प्रश्न आएगा तो वहां पर आपको आइडिया होना चाहिए कि ये डेविड रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है। फिर ये कहते हैं कि किसी वस्तु के उत्पादन में किसी देश को तुलनात्मक लाभ होता है तो वो कब होता है, यदि अन्य वस्तुओं के संदर्भ में उस वस्तु के उत्पादन के अवसर लागत अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अन्य देशों की तुलना में उस देश से कम हो। जब तक हमें ये कंपैरिजन का एडवांटेज नहीं मिलेगा तब तक हमारे लिए संभव नहीं है कि हम क्या करें, इंटरनेशनल ट्रेड से फायदा उठा पाए। आप जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी इंटरनेशनल ट्रेड किन सिद्धांतों पर एक्टिवली ऑपरेट करता है। फिर आता है कि नेशन अभी भी एडवांटेज ले सकते हैं अपने ट्रेड से अगर उनके पास में एब्सोल्यूट एडवांटेज ना भी हो तो किस आधार पर, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के आधार पर। अब यहाँ पर जो मूल सिद्धांत हैं, मूल वेरिएबल्स हैं, वो कौन से हैं, रिलेटिव प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस, सापेक्ष उत्पादकता के अंतर पर ये पूरी का पूरा जो आपका सिद्धांत है ये केंद्रित है। नेक्स्ट थ्योरी क्लासिकल की रेंज में आपकी आती है एंडोवमेंट थ्योरी, जिसे हेक्सर-ओहलिन थ्योरी भी कहा जाता है, एज वेल एज इसे फैक्टर प्रपोर्शन या फिर कारक अनुपात के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और फिर से ये थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम एक कंपैरेटिव एनालिसिस करें कि मॉडर्न थ्योरी से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या क्लासिकल थ्योरी से आते हैं, तो ये एक ऐसा यूनिक टॉपिक है जिसमें आपके क्लासिकल थ्योरी, एडम स्मिथ की थ्योरी, कंपैरेटिव एडवांटेज, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी ज्यादा पॉपुलर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कोर में ये सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हैं। अब इस थ्योरी के अनुसार जिस पर्टिकुलर नेशन के पास जिस तरीके की टेक्नोलॉजी होगी, कहने का मतलब अगर ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, मेरे पास जो फैक्टर्स ज्यादा हैं, अधिक मात्रा में हैं और चीप हैं, मैं उन्हीं के ही आधार पर अपनी उत्पादकता को रिवील करूंगी और वहीं से ही मेरा इंटरनेशनल ट्रेड का जो फायदा है वो निकल करके आएगा। एक राष्ट्र उस वस्तु का निर्यात करेगा जिसके उत्पादन के लिए राष्ट्र के अपेक्षाकृत प्रचुर और सस्ते कारकों की अवेलेबिलिटी है या फिर उनकी आवश्यकता है। वह उस वस्तु का आयात करेगा जिसका उत्पादन के लिए राष्ट्र के पास दुर्लभ और महंगे कारकों के गहन उपयोग की आवश्यकता रहती है। तो ये दोनों कोर सिस्टम आपको ध्यान में रखने हैं। तो अगर हम इस थ्योरी को कंक्लूड करें और लास्ट पॉइंट पर इसे लेकर जाएं, तो सस्ते श्रम की प्रचुरता वाला देश क्या करेगा, श्रम गहन उत्पादनों का ही निर्यात करेगा। जिसके पास जैसी टेक्नोलॉजी होगी वो उस टेक्नोलॉजी के अनुरूप ही अपने क्रियान्वयन को लेकर आगे बढ़ेगा। फिर हम आते हैं मॉडर्न थियरीज पे। मॉडर्न थियरी में सबसे पहली थियरी है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल या फिर उत्पाद के जीवन चक्र की थ्योरी। अब इसमें क्या है कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं वो एक साइक्लिक या फिर चक्र वाला पैटर्न अपनाते हैं। साइक्लिक पैटर्न का क्या मतलब होता है कि रिपीटेडली ये एक फ्लो में चलेगा और एक पर्टिकुलर पैटर्न को यूज करेगा। तो इंटरनेशनल मार्केट के पास एक साइक्लिकल पैटर्न है और उसी के हिसाब से वो कार्य करते हैं। की पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो कौन से हैं, एक चक्रीय पैटर्न का पालन, फिर स्थानांतरण के साथ साथ उत्पादन के स्थान की भी व्याख्या यहाँ पर की गई है, नवाचार और प्रौद्योगिकी यानी कि इनोवेशन वाला एटीट्यूड और आपका टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड होना, ये दोनों चीजें प्रिलिमिनरी हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर बाजार का आकार कि आप किस मार्केट को अप्रोच कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर की संरचना या उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, वो भी यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। फिर उसके बाद में कस्टमर्स को आप किस तरीके से अपने गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो भी बहुत ज्यादा सहयोगी रहेगा। नेक्स्ट थ्योरी जो आती है वो है
ग्लोबल स्ट्रैटेजिक राइवलरी थ्योरी या फिर वैश्विक रणनीति प्रतिद्वंदिता का सिद्धांत। इस सिद्धांत को पॉल क्रूगमैन एंड केल्विन लैंकास्टर ने दिया है। नाम एज यूजुअल जो मैं आपको कह रही हूँ, आपको नाम ध्यान रखना है और थ्योरी में जो कीवर्ड है वो कीवर्ड भी आपको रिवील करना है। थ्योरी का जो फोकस है वो फोकस है मल्टीनेशनल कंपनी या फिर बहुराष्ट्रीय कंपनियां और उनकी रणनीति की वो किस रणनीति के साथ में आपके देश को अप्रोच करते हैं। अन्य समान वैश्विक फर्मों पर तुलनात्मक लाभ हासिल करने के प्रयासों पर ये थ्योरी केंद्रित है और उसी फोकस के साथ में ये कंप्लीट अपना वर्कआउट करती है। अब ये थ्योरी क्या एक्नॉलेज करती है, तो ये ग्लोबल कंपटीशन को लेकर आती है। जब उन्होंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये बहुराष्ट्रीय फर्मों पर आधारित है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये ग्लोबल कंपटीशन को कहीं ना कहीं एनकरेज जरूर करती है और वैश्विक स्तर पर हम अपनी काबिलियत को डिक्लेयर करने का इन थ्योरीज के माध्यम से प्रयास कर रहे हैं और प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भी हम यहाँ पर जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब फर्म पर्टिकुलर अगर देखा जाए तो जो उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है उस पर वर्क करने के लिए अपने कॉम्पिटिटर्स की जो रणनीति है उस रणनीति पर फोकस करती है कि कैसे वो अपने इकोनॉमीज ऑफ स्केल के माध्यम से, यानी कि कैसे ऐसा कुछ एक्टिविटी किया जाए जिससे कि हम हमारी इकोनॉमीज ऑफ स्केल को जनरेट कर पाए, ये सारा का सारा प्रयास करती है। अब बैरियर्स इसमें क्या क्या आते हैं या कौन से ऑब्स्टिकल्स हैं या अवरोध हैं जो इस थ्योरी के प्रॉपर चैनलाइजिंग में कहीं ना कहीं डिफिकल्टी क्रिएट करते हैं, तो कंपनीज और फर्म्स कौन सी डिफिकल्टीज को फेस करते हैं या किन पर उन्हें खास ध्यान देने की आवश्यकता है, वो है R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यूनिक बिजनेस प्रोसेसेस या मेथड्स, एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस जो कि देश का है और कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेज। इन सारे के सारे प्रयासों पर ये कार्य करते हैं। नेक्स्ट आपका है पॉटर्स नेशनल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज या फिर पॉटर का राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ। देखिए स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में भी यूजीसी नेट मैनेजमेंट में अपीयर करने वाले विद्यार्थियों के लिए ये पॉटर्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मॉडल स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का भी एक कोर आइडियोलॉजी बनता है, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल फर्म अपनी रणनीति डिसाइड करने से पहले कॉम्पिटिटर की रणनीति से कुछ एक विशिष्ट पैरामीटर्स पर फायदा लेती है या फिर उन पर फोकस करती है। तो इसके प्रोपाउंडर है माइकल पॉटर और उन्होंने माइकल पॉटर ने जो रिफ्लेक्ट किया है वो बताया है कि सबसे पहले तो इसे डायमंड मॉडल के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है क्योंकि एमसीक्यूज आपके कॉन्सेप्ट को टेस्ट करने के लिए हैं, इसीलिए आपकी जो सीरीज है वो कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए ही तैयार की गई है। अब यहाँ पर आपके पास में 4 डिटर्मिनेंट्स हैं। फैक्टर की कंडीशंस यानी संसाधनों के पास में क्या अवेलेबिलिटी है, डिमांड की कंडीशंस, रिलेटेड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज, फर्म की स्ट्रैटेजी, स्ट्रक्चर और उसके पास में किस लेवल का कंपटीशन अवेलेबल है, ये वो वेरिएबल्स हैं जो पॉटर ने आइडेंटिफाई किए हैं। नेक्स्ट आती है आपकी कंट्री सिमिलैरिटी थ्योरी, जिसे लिंडर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है या फिर थ्योरी ऑफ ओवरलैपिंग डिमांड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जब भी किसी भी चीज का नाम आप ध्यान करें, कोशिश करके उस नाम को इंग्लिश वाले वर्जन को ज्यादा अच्छा मेमोराइज कीजिएगा, क्योंकि कई बार पेपर में जो इफेक्टिवली इंग्लिश वाले नाम हैं वो ही पोर्ट्रे किए जाते हैं। तो ये आपकी जो थियरी है जिसे लिंडर थियरी के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, ये बोलती है कि ऐसे देश जिनका इनकम या आय संबंधी जो पैरामीटर है, प्रमाप है, वो लगभग एक ही तरीके का है, वो बहुत ज्यादा ट्रेड में एक दूसरे के साथ में एंगेज्ड रहते हैं। सामान्य आय और मांग संरचनाओं वाले राष्ट्र एक दूसरे के साथ अधिक व्यापार में संलग्न रहेंगे। ये इसकी रचना जैसा हमने अभी बात की लिंडर के द्वारा की गई है। फिर इन्होंने क्या पैटर्न को फॉलो किया है या किसको फोकस किया है, घरेलू मांग की भूमिका पर ध्यान केंद्रित किया है कि डिमांड पैरामीटर जब तक हमारा विकसित नहीं होगा, क्लियर नहीं होगा, हमारे लिए ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा कि हम किसी भी पर्टिकुलर थ्योरी को प्रॉपरली समझ पाए। फिर सिद्धांत क्या बोलता है
कि निश्चित वस्तु, एक किसी भी निश्चित वस्तु की मांग वाले जो राष्ट्र हैं वो आपस में अच्छा बनाने और व्यापार करने में तुलनात्मक लाभ प्राप्त करते हैं। यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि हमारा ये जो पूरा इंटरनेशनल ट्रेड का कॉन्सेप्ट है वो बेनिफिट हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो सारे प्रोड्यूसर्स हैं ये डिमांड को ही रिस्पॉन्ड करेंगे। जितनी ज्यादा इफेक्टिवली डिमांड की स्टडी की जाएगी उतना इफेक्टिवली इस थ्योरी के अनुरूप हमारे रिजल्ट्स एंश्योर हो जाएंगे। फिर ये थ्योरी बोलती है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड पर बात करती है, यानी अंतर उद्योग व्यापार जो है उसकी व्याख्या की जाती है, जहां पर एक ही जैसे आय वाले, एक ही जैसे डिमांड वाली जो कंट्रीज हैं वो एक दूसरे के साथ में व्यापार करने में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होंगी, बहुत ज्यादा क्लीन होंगी। अब यहाँ पर ये क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि एक ही इनकम ग्रुप के अंदर कई सारे ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जिनकी आइडियोलॉजी क्या रहती है, अलग अलग रहती है। तो उस आधार पर इस थ्योरी की संरचना है। तो आपको कुछ एक कीवर्ड्स जो मैंने मार्क भी कर रखे हैं उन्हें याद रखना है, थ्योरी का नाम एज वेल एज उस थ्योरी के प्रोपाउंडर का नाम आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है हेबरलर्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इस थ्योरी को गॉटफ्राइड हेबरलर ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर उन्होंने किस पॉइंट पर फोकस किया है? तो इनका पॉइंट है प्राइस डिफरेंशियल। किस चीज के प्राइस डिफरेंशियल? वेजेस में डिफरेंस, किसी एक की वेज अलग, दूसरे की वेज अलग। फिर ट्रेड पैटर्न्स में डिफरेंस। ऐसी बहुत सारी थ्योरीज में अलग अलग तरीके के डिफरेंसेस हैं जिन्होंने इनको हाईलाइट में दिखाया है या फिर की एरियाज के रूप में किया है। अब यहाँ पर यह सिद्धांत क्या करता है? प्रस्ताव वक्र की जो अवधारणा है उस पर फोकस करता है, जिसे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट नहीं मानते हैं। ये कोर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट के द्वारा ही दिया हुआ आइडिया है और उसी पर ही ये वर्क करता है। अब कई सारे अजम्पशंस ऐसे हैं क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के जिसको इस पर्टिकुलर थ्योरी ने अपने आप के साथ में एसोसिएट नहीं किया है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, कुछ एक मान्यताओं को, जैसे पूर्णतः लचीली कारक कीमतें। अब यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इस चीज को इग्नोर किया और फ्लेक्सिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया। जो पुराने इकोनॉमिस्ट ने टाइट रखा था, कठोर रखा था, उनको इन्होंने लिबरल किया ताकि एक प्रॉपर मेथोडोलॉजी क्रिएट हो पाए। अब ये थ्योरी क्या करती है, जो बाकी की थ्योरीज हैं, कौन सी वाली? कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, उसको ये पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करती है या फिर उसको उजागर करती है कि उसके द्वारा दिए गए जो सारे पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स यहाँ पर यूज किए गए हैं। तो इसलिए ये भी चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है। तो ये आपकी सारी की सारी इंटरनेशनल ट्रेड की थ्योरीज थी। अगर आप इस पूरे के पूरे वर्किंग को बहुत ध्यान से पढ़ते हैं तो आपके लिए इंटरनेशनल ट्रेड में थ्योरीज का जुड़ा हुआ जो एमसीक्यूज, जो कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपके लिए करना एक बहुत ही ज्यादा क्लीन आइडियोलॉजी रहेगी। थैंक यू सो मच। फिर मिलते रहेंगे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के अंदर और बहुत सारे मेन कॉन्सेप्ट्स पर जिन्हें आपको बहुत ही शॉर्ट में इफेक्टिवली पढ़ाए जाने की आरपीएससी अड्डा टीम कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।